हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 21 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए किस एजेंसी के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। बात करें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की, तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा को एक साथ सम्मिलित करने के लिए एक बहु एजेंसी निकाय है। इस बहु एजेंसी निकाय द्वारा समूह बी और सी यानी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी। बात करें इसके संरचना की, तो ये एक स्वायत्त एजेंसी होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में रहेगा। एजेंसी के चेयरमैन का पद केंद्र में सचिव के स्तर का होगा। इसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस सहित अन्य सभी विभाग का प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें भर्ती बोर्डों को उसमें जोड़ा जाएगा। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। बात करें इसकी विशेषताएं की, तो भारतीय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन करेगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा व मेरिट लिस्ट तक सब ऑनलाइन होगा। 12 भाषाओं में सीईटी में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। 10वीं, 12वीं और स्नातक पास आवेदकों के लिए अलग अलग सीईटी का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानव भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारी करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा मेट्रो कार्ड्स को स्वतः रिचार्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए ऑटो पे, ऑप्शन बी स्मार्ट पे, ऑप्शन सी नेट पे, ऑप्शन डी कलेक्शन पे। देखिए, मेट्रो में अब सफर के लिए यात्रियों को कस्टमर केयर काउंटर वो टिकट वेंडिंग मशीन पर लाइन में लगकर या ऑनलाइन बार बार स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्मार्ट कार्ड में 100 रुपए से कम की धनराशि उपलब्ध होने पर ऑटो पे मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से कार्ड स्वतः ही रिचार्ज हो जाएगा। यह सुविधा पुराने स्मार्ट कार्ड पर भी उपलब्ध होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ऑटो पे मोबाइल ऐप को एक निजी कंपनी के साथ मिलकर ऑटो टॉप अप फीचर का नया ऑटो पे स्मार्ट कार्ड भी जारी किया है। यात्री इस ऐप के जरिए नए कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके बाद कार्ड की होम डिलीवरी की जाएगी। मेट्रो का परिचालन शुरू होने पर यात्री इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे स्टेशनों पर शारीरिक दूरी के नियम को बेहतर पालन हो सकेगा। मेट्रो का परिचालन शुरू होने पर डीएमआरसी इस तकनीक को बढ़ावा देगा ताकि स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने के लिए कस्टमर केयर काउंटर पर भीड़ न लगे। ऑटोपे ऐप को एक निजी कंपनी ने डीएमआरसी व नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। साथ ही मेट्रो में किराया भुगतान के लिए ऑटोपे स्मार्ट कार्ड को भी एनपीसीआई ने हाल ही में स्वीकृति दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑटोपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गोवा राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किस राज्य के राज्यपाल को सौंपा गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बुधवार को गोवा के राज्यपाल पद की शपथ ली। सत्यपाल मलिक के मेघालय का राज्यपाल बनाए जाने के कारण कोश्यारी को इस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शपथ ग्रहण के समय गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विपक्ष के नेता दिगंबर कामत, मुख्य सचिव परिमल राय आदि मौजूद थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
दीपांकर दत्ता ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भगत सिंह कोश्यारी ने कोंकणी भाषा में शपथ ली। 10 महीने तक गोवा के राज्यपाल रहे मलिक बुधवार सुबह मेघालय रवाना होंगे। माना जा रहा है कि कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मुद्दे और महामारी जारी रहने के दौरान नया राजभवन बनवाने जैसे मुद्दे को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री के साथ तानातनी के कारण मलिक को विदा किया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी पणजी में राज्यपाल को हटाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि मलिक राज्य के हितों के लिए काम कर रहे हैं, वे सत्य के साथ खड़े थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए किसे चुना है? ऑप्शन ए मिशेल ओबामा, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी जॉन केरी, ऑप्शन डी जो बिडेन। देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बिडेन को आधिकारिक रूप से अपना प्रत्याशी नामित कर दिया है। बिडेन ने ट्वीट कर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करना उनके जीवन का सम्मान है। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। 77 साल के पूर्व उपराष्ट्रपति बिडेन 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी नामित होना उनके राजनीतिक जीवन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन देश भर में पार्टी प्रतिनिधियों ने बिडेन के नामांकन का समर्थन किया। बिडेन ने एक लाइव टेलीकास्ट में कहा कि वे अपने अनुभव और कार्यक्षमता से ये चुनाव जीतेंगे। वे ट्रंप के कारण देश दुनिया में पैदा हुई अव्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। बिडेन समर्थक ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से काफी उत्साहित है। उन्हें यकीन है कि बिडेन जीत जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो बिडेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति ने देश में चल रही आंतरिक अस्थिरता तथा राजनीतिक दबाव और सैनिक विद्रोह के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी बेनिन, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी नाइजर। देखिए, पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने आखिरकार मंगलवार देर रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के विद्रोही सैनिकों ने मंगलवार को उनके आवास का घेराव कर लिया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें और प्रधानमंत्री बूबो सीस को बंधक बना लिया था। माली पहले से ही जिहादी विद्रोह का सामना कर रहा था और यहाँ राष्ट्रपति को हटाए जाने सहित बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रपति के हटने से जहां सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी खुश हैं, वहीं फ्रांस और दूसरे अन्य देश इससे चिंतित हैं। माली फ्रांस का उपनिवेश रहा है। साल 2012 में भी यहां तख्तापलट हुआ था। कीता को 2013 में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति चुना गया था और उन्हें फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। 5 साल बाद उन्हें फिर इस पद के लिए चुना गया। सैनिकों के शस्त्रागार से हथियारों को जब्त कर बमाको का रुख करने के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। सैनिक बामाको की सड़कों पर घूमते नजर आए, जिससे यह और स्पष्ट हो गया कि राजधानी पर अब उनका नियंत्रण है। हालांकि सैनिकों की ओर से तत्काल कोई बयान नहीं आया है। यह सैनिक उसी बैरक में मौजूद है जहां से 8 साल पहले तख्तापलट की घटना को अंजाम दिया गया था। पिछले तख्तापलट के बाद से ही माली में इस्लामी चरमपंथ बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस की तरफ से हालात को नियंत्रित में करने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बात करें माली की, तो आधिकारिक तौर पर माली गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। अफ्रीका का 7वां सबसे बड़े देश माली की उत्तरी सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो और कोट द आइवर, दक्षिण पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मारितुआना से मिलती है। इसकी राजधानी बमाको है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्वर्गवास हुए भास्कर मैती किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी राजनीति। देखिए, भारत के पूर्व गोलकीपर भास्कर मैती का नवी मुंबई अस्पताल में बुधवार को ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया। वो 67 वर्ष के थे। मैती के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। मैती ने बैंकॉक 1978 एशियन गेम के दौरान इराक के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए 1975 से 1979 तक खेले थे। वो 1974 से 1980 तक मफ्तलाल स्पोर्ट्स क्लब और 1981 से 1982 तक राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की ओर से खेले थे।
शहनाज के बाद वो RCF फुटबॉल टीम के कोच बन गए थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने मैती के निधन पर दुख प्रकट किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल। खेल में ये फुटबॉल से थे, ठीक है, सॉरी, फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देहांत हुए राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव का संबंध किस राजघराने से था? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी सिंधिया, ऑप्शन डी खरसावा। देखिए, झारखंड के सरेकला खरसावां जिले के स्थित खरसावां राजघराने के राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बुधवार तड़के 3 बजे खरसावां राजबाड़ी परिसर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव मां आनंदमयी आश्रम रांची के अध्यक्ष थे। राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव खरसावां रियासत के अंतिम राजा श्री रामचंद्र सिंह देव के पोते थे। पिता पुरोनेदु नारायण सिंह देव खरसावां के युवराज थे। राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव ने प्रारंभिक शिक्षा खरसावां से प्राप्त की। इसके बाद रायपुर से स्नातक करने के बाद लंदन से CA की। वो अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खरसावां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शास्त्रीय और लोक कला की शुरुआत की है? ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। संस्थान के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह की अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान में छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। प्रवक्ता ने बताया है कि यहाँ संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अकादमी नवाचार और बहुविषयक शिक्षण को बढ़ावा देने संबंधी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित अजय चक्रवर्ती अकादमी में 100 रागों का प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य रचनात्मक कलाओं के साथ संज्ञानात्मक विज्ञान को जोड़कर भारतीय रागों की गहरी संरचना स्थापित करना है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर VK तिवारी ने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के लिए अपने छात्र, कर्मचारियों और संकाय सदस्यों के समग्र विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। IIT खड़गपुर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी अपनी तरह का पहला संस्थान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT खड़गपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक के तौर पर किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी SN श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। देखिए, हाल ही में IPS अधिकारी राकेश अस्थाना ने सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। ध्यातव्य है कि राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल के 27वें महानिदेशक बने हैं और अनुमान के अनुसार वे अगले वर्ष अपने सेवानिवृत्त होने की तिथि तक इस पद पर बने रहेंगे। राकेश अस्थाना वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में सेवारत थे। इसके अलावा वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर भी कार्य कर रहे थे। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार राकेश अस्थाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत करते रहेंगे। घुसपैठ, तस्करी और सैन्य हमलों के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भारतीय सीमाओं की रक्षा करने की विशेष उद्देश्य के मद्देनजर वर्ष 1965 में BSF की स्थापना की गई थी। BSF भारत के सबसे प्रमुख अर्धसैनिक बल है। इस समय BSF में लगभग 2.57 लाख से ज्यादा कर्मी तैनात हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की 6,385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राकेश अस्थाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ईट इंडिया राइट अभियान का संबंध किस प्राधिकरण से है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ऑप्शन बी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ऑप्शन सी भारतीय विकास प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय खाद्य विनियामक प्राधिकरण। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने सही खाओ चुनौती यानी ईट राइट चैलेंज के संबंध में ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया। सही खाओ चुनौती ईट राइट चैलेंज का कार्यशाला आयोजन ईट राइट इंडिया पहल या आंदोलन के तहत किया गया है।
बात करें ईट इंडिया राइट के बारे में, तो ईट इंडिया राइट अभियान फसाई द्वारा वर्ष 2018 में ईट इंडिया राइट अभियान राष्ट्रव्यापी अभियान का प्रारंभ किया गया। यह अभियान खाद्य सुरक्षा एवं स्वस्थ आहार की नींव पर आधारित है। इस अभियान की दिशा में ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला के साथ साथ खाद्य सुरक्षा मित्र योजना की भी शुभारंभ किया गया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्वस्थ एवं सही आहार का विकल्प पेश करने के लिए ईट राइट स्टेशन अभियान शुरू किया था। भारत सरकार ने 2022 तक खाद्य पदार्थों में से ट्रांसफैट को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ट्रांसफैट वसा का एक खराब रूप है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ईट राइट इंडिया का महत्व भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों में से 196 मिलियन भूख का शिकार हैं, जबकि 180 मिलियन अन्य लोग मोटापे से पीड़ित हैं। 47 मिलियन बच्चों के ने विकास को अवरुद्ध किया है, जबकि अन्य 25 मिलियन बर्बाद हो गए हैं। 500 मिलियन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है और 100 मिलियन खाद्य जनित बीमारियों से पीड़ित है। इस स्थिति में ईट राइट इंडिया पहल या आंदोलन इन चुनौतियों को रोकने और दूर करने के लिए भोजन और पोषण की आदतों के बारे में भोजन, पोषण और जागरूकता को प्राथमिकता देने पर हमारा ध्यान केंद्रित करेगा। यह भोजन की बर्बादी और भोजन के निपटान की समस्या पर भी जोर देगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वस्थ और सुरक्षित भोजन पर सबका अधिकार हो, इस उद्देश्य के साथ सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में पारित किया। इसके पश्चात सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों के लिए देश का सबसे बड़ा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को 2008 में गठित किया गया। फसाई खाद्य क्षेत्र को विनियमित करने वाला शीर्ष निकाय है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और पोषण पर केंद्र और राज्य सरकारों को वैकल्पिक सलाह भी देता है। फसाई का मुख्य दायित्व यह खाद्य वस्तुओं के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री से लेकर आयात तक को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।